Welcome back. The second video in this channel will be on deductions. Deductions under section 80C to 80U. We'll be discussing theory portion of this right now. यूनिट 2 का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. एज फार एज प्रैक्टिकल इज कंसर्न तो आगे वाले सारे चैप्टर इसी से बेस्ड हैं, तो इसका करना भी जरूरी है. लेकिन अगर हम बात थ्योरेटिकल की करें तो थ्योरेटिकल एंगल से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. दोनों तरह के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं. 15 मार्क का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिकली भी आ सकता है 5 मार्क्स का. तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं, शायद नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में. आज हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आता है. जनरली वी गेट a question from this chapter. What it says, explain in brief deductions in respect of these following. कुछ भी लिखा हो सकता है. तो जब आपको कहता है डिडक्शन डिस्कस करनी है, 5-5 मार्क्स की 3 दे देगा. 80D कहेगा डिस्कस कर लो, फिर कहेगा 80DD डिस्कस कर लो, फिर कहेगा 80U कर लो, या 80TTA डिस्कस कर लो, 80TT भी डिस्कस कर लो. तो 3 डिडक्शंस 5-5 मार्क्स की करके ऐसे भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है. और अगर बड़ा क्वेश्चन डिस्कस करता है तो 3 बड़े क्वेश्चन इस चैप्टर से 4 बनते हैं 15 मार्क्स के इंडिविजुअली. 80C की डिडक्शन इंडिविजुअली पूछ सकता है 15 मार्क्स में, वो भी हम डिस्कस करेंगे. पहले 15 मार्क्स का वही डिस्कस करेंगे आज. दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो पूछ सकता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G आ सकती है 15 मार्कर में. 2 क्वेश्चन और, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स. अगर इनकम्स की बात करते हैं तो 80JA से लेकर 80U तक की डिडक्शन डिस्कस होंगी. और डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, अगर पेमेंट्स की बात करते हैं तो 80C से लेकर 80GGC तक की डिडक्शंस हम डिस्कस करेंगे. अगर सपोज करो हमें क्वेश्चन आता है, डिस्कस डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स. डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, तो हमने 80C से लेकर 80GGC तक की डिडक्शंस डिस्कस करनी है वहां पर. और जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसे ही लिखना है आपने. पहले 80C की डिडक्शन लिखेंगे डिडक्शन, दिस डिडक्शन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन डिपॉजिट्स इन सेविंग स्कीम्स. और थोड़ी सी सेविंग स्कीम्स के नाम लिख देंगे, जैसे RPF में जमा कराया, PPF में जमा कराया, LIC में पैसा जमा कराया, ट्यूशन फी ऑफ 2 चिल्ड्रन हो गई, रीपेमेंट ऑफ हाउस बिल्डिंग लोन हो गया, ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम हो गई, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान हो गया. ये 4-5 हम लिख देंगे कि ये एलिजिबल स्कीम्स हैं, इसमें आप पैसा जमा कराएंगे तो 80C की डिडक्शन मिलेगी. फिर लिखेंगे अलाउड टू, दिस डिडक्शन इज अलाउड टू इंडिविजुअल एंड HUF. एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन is amount deposited under eligible schemes or rupees 1,50,000 whichever is lower. ये 80C लिखना है पूरा हेडिंग डालकर 80C के नीचे. अंडर सेक्शन एक लाइन में लिखना है, अंडर सेक्शन 80C ऐसे कर देंगे हम. मैं आपको करके दिखा देता हूँ स्क्रीन पे. पहले लिखेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, फिर लिखेंगे इन व्हाट रिस्पेक्ट it is allowed.
तो ये रिस्पेक्ट हो गया किस लिए मिलेगी डिडक्शन। फिर अलाउड टू लिखेंगे हेडिंग डालकर, फिर लिखेंगे अमाउंट ऑफ डिडक्शन। ये सारा कुछ लिखने के बाद फिर हम आगे चलेंगे बेटा कि इसके बाद कैसे करना है हमका। इसके बाद हमारे पास आ जाएगी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC। इसको भी ऐसे ही लिखना है, किस लिए मिलेगी, इन व्हाट रिस्पेक्ट इट इज अलाउड, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड, अलाउड टू इंडिविजुअल्स ओनली, एचईएफ को अलाउड नहीं है डिडक्शन। देन अमाउंट ऑफ डिडक्शन, मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिटेड इन पेंशन फंड, एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड इन पेंशन फंड, और ₹1,50,000 विच एवर इज लोअर। फिर 80CCD आ जाएगी, जैसे हमने प्रैक्टिकल में सीखा बिल्कुल वैसे ही थ्योरेटिकल में यूज करके लिखने का, बस प्रेजेंटेशन बदलनी है। वहां पर हमने टेबल फॉर्म में याद की थी, यहाँ पर हमने उसकी प्रेजेंटेशन बदलकर ऐसे लिखनी है जैसे मैंने आपको 80C के बारे में लिख कर दिखाया। फिर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम, बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है ये। दिस डिडक्शन इज अलाउड टू इंडिविजुअल हु ज्वाइंट द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर। तो इसके लिए बेटा हमारे पास कितनी मैक्सिमम अमाउंट अलाउड है, 10% ऑफ सैलरी वन फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ईच, और 20% ऑफ GTI फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको सैलरी तो मिल नहीं रही, तो सैलरी वन नहीं निकलेगी, उनके लिए 20% ऑफ GTI। फिर 80CCE की जो डिडक्शन है वो डिडक्शन नहीं है, बेसिकली दैट इज ए लिमिट। 80C, 80CCC और 80CCD में जितना पैसा जमा कराया that cannot exceed ₹1,50,000, मतलब 80C, 80CCC और 80CCD एक ही डिडक्शन समझे हम, और मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगी 150 है, प्लस 50,000 एक्स्ट्रा मिलेगी अगर मैं 80CCD सबसेक्शन 1B के अंदर अकाउंट खुलवाता हूँ। टायर 1 अकाउंट है ये हमारा, अगर मैं इसके अंदर अपना अकाउंट खुलवाऊंगा। फिर 80D की डिडक्शंस लिखेंगे। 80D की डिडक्शन होती है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन है। 80DD की जो डिडक्शन है वो मेडिकली हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट को मिलेगी। अगर मेरी फैमिली में कोई मेडिकली हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट है तो 80DD की डिडक्शन मिलती है। यहाँ पर फैमिली में डिपेंडेंट कौन है, 80C में 4 बंदे अलाउड है, मैं, मेरे स्पाउस और मेरे बच्चे, डॉटर एंड सन ऐसे कह सकते हैं, 4 हो गए। लेकिन जब 80DD आ जाता है तो डिपेंडेंट्स हैं, डिपेंडेंट्स पेरेंट्स भी हैं, डिपेंडेंट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी हैं, तो उनको भी हमारी ये डिडक्शन मिलेगी। 80DD की डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस और डिपॉजिट इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट्स। तो अगर फैमिली में कोई भी मेडिकली हैंडीकैप्ड है, इंडिविजुअल और एचईएफ को डिडक्शन मिलेगी। कितनी मिलेगी, 75,000 और 125। अगर सीवियरली डिसेबल है, 80% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, तो जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन है वो 125 हो जाएगा बढ़कर। 80DD भी ये ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीजेस है, और स्पेसिफाइड डिजीजेस या नोटिफाइड डिजीजेस 6 हैं टोटल। कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, थैलेसीमिया, एड्स, क्रोनिक रीनल फेलियर एंड होमोफीबिया। तो ये हमारी 6 क्रोनिक डिजीजेस जो एक्ट ने हमें अलाउ की है। अगर इनमें से कोई भी एक हो जाती है फैमिली में किसी को भी, तो 40,000 रुपीज और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लेस। और अगर वो बंदा सीनियर सिटीजन है जिससे हुई है, तो फिर एक्चुअल एक्सपेंडिचर और ₹1 लाख विच एवर इज लेस। और अगर इंश्योरेंस क्लेम, हमने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, तो सपोज करो 1 लाख रुपीज का मैक्सिमम है, 1 लाख में से 30,000 इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो जो डिडक्शन मिलेगी वो 70,000 रुपीज की मिलेगी। 1 लाख माइनस 30,000, 70,000 इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है 80E। 80E एजुकेशन लोन के बारे में है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, किसके लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए या किसी रिलेटिव के लिए। दिस डिडक्शन इज ओनली अलाउड टू इंडिविजुअल, एचईएफ को ये अलाउड नहीं है
एचयूएफ अपने मेंबर्स के लिए लोन नहीं ले सकता। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, लोन मस्ट बी टेकन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। बैंक से लोन लिया हो या किसी ट्रस्ट से लोन लिया हो, एनबीएफसी से लोन लिया हो, तभी आपको ये डिडक्शन मिलेगी। किसी रिलेटिव से लोन ले लिया उसकी डिडक्शन नहीं है। डिडक्शन इज ओनली फॉर दिस। होल ऑफ द अमाउंट इंटरेस्ट, जितना भी हमने इंटरेस्ट पे किया ड्यूरिंग द ईयर, जब हम वापस करेंगे तो प्रिंसिपल भी वापस जाएगा, इंटरेस्ट भी वापस जाएगा। इंटरेस्ट की डिडक्शन है, प्रिंसिपल अमाउंट जो रीपे किया है उसकी डिडक्शन नहीं है। रीजन भी, जो प्रिंसिपल पे किया हमने वो लाइबिलिटी पे ऑफ करी है। मैंने लोन लिया, लाइबिलिटी होगी, लाइबिलिटी पे करने की कोई डिडक्शन नहीं। जो उसका लोन के ऊपर इंटरेस्ट था वो मिलेगा। 80EE, दिस इज फॉर interest on loan taken for purchase of new house. This is new deduction. This deduction is allowed to individual only if loan is taken from financial institution. और भी इसकी conditions हैं। ये अकेली भी 5 नंबर में आ जाती है। अगर अकेली 80EE आएगी तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम 80C से लेकर 80GGC तक डिस्कस कर रहे हैं कि लिखनी कैसे हैं ये। फिर 80EEA लिखनी है ऐसे ही, it is in respect of loan taken for purchase of new house। तो न्यू हाउस की परचेज के लिए हमने लोन लिया, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशन फुलफिल होएंगी तो मिलेगा। पहली बात कंडीशन में है कि मेरा पहला हाउस है, मेरे पास इंडिया में कोई और हाउस है नहीं। दूसरा, जो मेरा हाउस है वो 45 लाख से कम का अमाउंट है उसका, लोन 35 लाख से कम है, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर लोन लिया है। तो जितना भी लोन लिया है उसकी इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1,50,000। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो 2 लाख की डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड की 24B में मिलती है। जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगी फिर ये वाली डिडक्शन मिलेगी। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो हमने एक हाउस ले लिया, उसका इंटरेस्ट पे हमने लोन भी ले लिया। जो इंटरेस्ट आ रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, टोटल जो इंटरेस्ट पे किया, बैंक ने मुझे बताया, बैंक बताएगा, LIC हाउसिंग फाइनेंस बताएगी कितना लोन के ऊपर इंटरेस्ट है। तो वो इंटरेस्ट की उन्होंने कैलकुलेशन मुझे बकायदा फॉर्म पे लिख कर दी, सर्टिफिकेट किया कि 3,25,000 रुपीज आपका इंटरेस्ट आया। आपने 3,25,000 रुपीज इंटरेस्ट पे किया उस लोन के ऊपर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 में। मैं कह जी कोई बात नहीं, 3,25,000 हो गया हमारा इंटरेस्ट, तो 2 लाख रुपए की डिडक्शन तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मिलेगी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में, और जो रिमेनिंग 125,000 रह गया उसकी डिडक्शन 80EEA में मिलेगी। डबल डिडक्शन है ये, और कहीं पर भी ऐसा प्रोविजन नहीं है, सिर्फ हाउस परचेज के लिए, अगर आपने फ्लैट परचेज करने के लिए लोन लिया है तो। एक और डिडक्शन जो एक्ट ने इंट्रोड्यूस की बढ़िया, 80EEB, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। आपने ईवी खरीदना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना है, इंडिविजुअल को मिलेगी ये भी डिडक्शन। 80E की सारी डिडक्शन इंडिविजुअल के लिए, HUF को नहीं है। और लोन फिर वही किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लेना है। कुछ कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, और लोन 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में लेना। तो जो इंटरेस्ट पे करोगे उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1,50,000। तो 80E, 80EEA, 80EEB, ये तीनों डिडक्शन डिस्कस करती हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की बात। फिर 80E के बाद 80G आ जाता है। इतना ही लिखना है 80G का, हमने पूरा नहीं लिख के आएंगे हम वहां पर। अगर 80G आ जाती है पूरा तब लिखना है अगर 15 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आए। अगर 80CCC से 80GGC तक की हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन का मैंने पहले भी बताया, आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन वंस अगेन, रिपीट द क्वेश्चन। डिस्कस certain deductions which are allowed in respect of certain payments। तो certain payments पे है, ये पेमेंट करेंगे तो डिडक्शन है।
80 GGC तक ये डिडक्शन लिखनी है 80 C से। फिर 80 G की डिडक्शन है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड्स एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। दिस डिडक्शन इज अलाउड टू ऑल असेसेस। ये डिडक्शन सबको अलाउड है। डोनेशन शुड नॉट बी इन काइंड, काइंड में नहीं होनी चाहिए, कैश में हो सकती है, लेकिन कैश में भी लिमिट है अप टू ₹2000। हाँ, चेक से जितनी मर्जी कर सकते हो, बैंकिंग सिस्टम से कर सकते हो, NEFT कर दो, RTGS कर दो, ड्राफ्ट बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कैश पेमेंट करनी है डोनेशन की तो मैक्सिमम अप टू ₹2000। डोनेशन मस्ट बी मेड टू इंस्टीट्यूशंस एंड फंड्स ओनली एंड नॉट टू इंडिविजुअल। मैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में पेमेंट करूंगा, डिडक्शन मिलेगी, लेकिन अगर मैं पेमेंट नरेंद्र मोदी जी को कर दूंगा तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। The institution to which donation is made must work for public at large। जिसको डोनेशन दी है वो चैरिटेबल कॉज के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए काम करे। ये ना हो कि किसी स्पेसिफिक रिलीजन, स्पेसिफिक कास्ट, स्पेसिफिक क्रीड के लिए काम करने लग जाए। अगर ऐसे करेगी तो फिर ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। और दिस डिडक्शन इज अलाउड टू ऑल असेसेस। और इस डिडक्शन को फाइंड आउट करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। स्टेप 1 ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट, स्टेप 2 नेट क्वालिफाइंग अमाउंट, स्टेप 3 अमाउंट ऑफ डिडक्शन। तो ये हम 80G जब डिस्कस करेंगे वहां पर करेंगे। फिर 80GG की डिडक्शन है। 80GG की डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट ऑफ हाउस रेंट। तो क्या कंडीशंस हैं? इंडिविजुअल को मिलेगी ये भी, वो HRA ना रिसीव करता हो, उसके पास अपना कहीं भी घर ना हो इंडिया में, उसके बच्चों के पास, उसके स्पाउस के पास कोई घर ना हो, और ही मस्ट लिव इन 35 बिग सिटीज ऑफ इंडिया। जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, ये बिग सिटीज हैं। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, तो बिग सिटीज की बात। 35 बिग सिटीज हमने ईयर मार्क कर रखी है, उसकी लिस्ट है बकायदा प्रॉपर। तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैसे मिलेगी, लिमिट्स हैं इसकी भी। ₹5000 पर मंथ, 5000 पर मंथ मतलब 60,000 रुपीज। फिर 25% ऑफ ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, दूसरी लिमिट। तीसरी लिमिट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। जो इन तीनों में से लीस्ट होएगा दैट इज डिडक्टेबल। तीनों लिमिट लगानी है, तीनों लिमिट लगाकर लीस्ट इज डिडक्टेबल करेंगे। इसका प्रैक्टिकल हम कल करेंगे। 80GGA की दूसरी डिडक्शन, दिस इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च institutions and for rural development. This deduction is allowed to those assessees who's not having income under head profit and gains of business and profession। मतलब जिसकी business income नहीं है, professional gain नहीं है, उसे ये deduction under section 80GGA मिलेगी। उनको क्यों नहीं मिलेगी? उनको डिडक्शन 35 में मिलती है, सेक्शन 35, 35AC, 35CC, 35CCA, 35CCB में मिलती है। वहां पर उनको ज्यादा अमाउंट से मिलती है, इसलिए वो यहाँ पर क्लेम नहीं करते। और डिडक्शन का अमाउंट कितना आएगा? जितनी डोनेशन की है, 100% ऑफ द डोनेशन मेड। डिडक्शन फॉर अमाउंट गिवन टू पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी इंडियन कंपनी को मिलेगी है, और कितनी? 100% ऑफ द डोनेशन मेड। 80GGB और 80GGC में ध्यान रखना है कि कैश में अगर पेमेंट करी है तो फिर कोई डिडक्शन नहीं। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGB एंड 80GGC इफ पेमेंट इज मेड बाय कैश। उसके बाद 80GGC की डिडक्शन भी सेम है। इट इज अलाउड टू ऑल assessees अदर देन कंपनीज। डिडक्शन फॉर अमाउंट गिवन टू पॉलिटिकल पार्टी, ये भी डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी है। होल अमाउंट जितना मैंने पे किया उसकी डिडक्शन मिलेगी। ये हमारा एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का तैयार हो जाता है कि ये 15 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। ये हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन हमने तैयार किया। अब हम एक और क्वेश्चन तैयार करेंगे 15 मार्क्स का, ये आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। देयर इज ए क्वेश्चन, डिस्कस द डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C of Income Tax Act 1961 in respect of long-term savings and investments।
तो सबसे पहले लिखेंगे कि ये डिडक्शन मिलती है, जीटीआई में से डिडक्शन मिलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन है 80C की। और किसको मिलेगी? दिस डिडक्शन इज अलाउड टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ये डिडक्शन इंडिविजुअल को भी मिलेगी, एचयूएफ को भी मिलेगी। द सेविंग्स कैन बी मेड इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल, individual's wife or husband, or any child, whether dependent or not dependent, married or unmarried, minor or major। तो उस सब के लिए है बेटा। और अगर एचईएफ करना चाहती है इन्वेस्टमेंट, तो एचईएफ अपने किसी भी मेंबर के नाम पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकती है, सेविंग्स कर सकती है। तो सारे प्रोविडेंट फंड्स में पैसा डालना अलाउड है। कंट्रीब्यूशन आप लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, contribution to statutory provident fund, contribution to recognized provident fund, contribution to superannuation provident fund, contribution to employees provident fund, ये सारी अलाउड है। फिर आ जाता है दूसरे नंबर पे LIC प्रीमियम पेड। प्रीमियम पेड बाय एसएससी ऑन द लाइव्स ऑफ हिमसेल्फ, वाइफ, चिल्ड्रन। यहां भी हमने द्वारा लिखा है डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, माइनर, मेजर, मैरिड और अनमैरिड विल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। यही फैमिली है। अगर 1 अप्रैल 2012 से पहले की पॉलिसी है तो 20% ऑफ द सम एश्योर्ड और एक्चुअल प्रीमियम पेड विच एवर इज लेस। ये एलिजिबल स्कीम्स करके लिखना है। ये सारी हम एलिजिबल स्कीम्स डिस्कस करेंगे, इसी के ही 15 मार्क्स है। ये पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एज इट इज, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले है तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड और एक्चुअल प्रीमियम पेड विच एवर इज लेस। फॉर पॉलिसीज टेकन ड्यूरिंग 2012-13 तो it was 10% of sum assured और actual premium paid whichever is less for all assessees। फिर अमेंडमेंट करी एक्ट ने 1 अप्रैल 2013 से 10% of sum assured और actual premium paid whichever is less, बट फिजिकली हैंडीकैप्ड को 15% बढ़ा दिया। पहले सबके लिए ड्यूरिंग 12-13 it was 10% for all, whether physically handicapped or whether not। उससे पहले सबके लिए 20%, लेकिन 1 अप्रैल 2013 से 10% ऑफ सम एश्योर्ड और 15% फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्संस और एक्चुअल प्रीमियम पेड विच एवर इज लोअर। फिर क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट स्कीम ऑफ पोस्ट ऑफिस। क्यूमुलेटिव डिपॉजिट था टर्म डिपॉजिट, 5 साल के लिए मैंने जमा करा दिया पैसा। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स ऑफ यूटीआई, LIC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में पैसा जमा कराया 8th इशू में। 9th इशू पहले चल रही थी बट आजकल 9th इशू बंद है, तो 9th इशू एट प्रेजेंट इज नो मोर। तो 8th इशू में जितना पैसा जमा कराया वो प्लस जो उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन NSC 8th इशू विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर 80C डिडक्शन। अमाउंट डिपॉजिटेड विद नेशनल हाउसिंग बैंक अंडर हाउसिंग होम लोन स्कीम, तो नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ जितना पैसा जमा कराओगे वो भी। एनी पेमेंट टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये बेटा प्रिंसिपल अमाउंट है। ये पॉइंट नंबर 7 जिसकी हम बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला रेजिडेंशियल हाउस के लिए हमने लोन लिया और लोन लेने के बाद उस लोन के अमाउंट की जब हम रीपेमेंट करेंगे, रीपेमेंट आई जो इंटरेस्ट की रीपेमेंट करेंगे वो 24B में हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिलती है। जो प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट करेंगे वो यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 पर 80C में डिडक्शन मिलेगी। फिर एनी अमाउंट डिपॉजिटेड विद पब्लिक सेक्टर कंपनी जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है या हाउसिंग बोर्ड्स हैं उनके लिए है। कोई डेफर्ड एन्युटी स्कीम में पैसा जमा कराया है, LIC की कोई एन्युटी प्लान्स में पैसा जमा कराया है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में पैसा जमा कराया है। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों की ट्यूशन फी पे कर रहे हैं होल टाइम कोर्स में, स्कूल कॉलेज की यूनिवर्सिटी की जो भी ट्यूशन फी बनती है, बिल्डिंग फंड नहीं, जो आप पेमेंट करते हैं कॉलेज को उसमें बिल्डिंग फंड का पैसा भी जाता है, वो नहीं, सिर्फ ट्यूशन फी पेड फॉर एनी स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, फंड्स को छोड़कर। वो आप अपनी जो रिसीट होता है उसमें आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कितनी ट्यूशन फी है, उसकी डिडक्शन मिलेगी। देन अगर हम किसी बैंक के साथ फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं टैक्स सेविंग 5 इयर्स के लिए,
नाबार्ड के बॉन्ड खरीद लेते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा जमा करा देते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा जमा करा देते हैं, बैंक में एफडी खुलवा लेते हैं 5 इयर्स के लिए, टैक्स सेविंग। ये सारी एलिजिबल हैं 80C में एलिजिबल स्कीम्स। और एक्ट कहता है जितना भी पैसा इन एलिजिबल स्कीम्स में जमा करवाया है, दैट अमाउंट डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द अबव स्कीम्स और ₹1,50,000 विच एवर इज लेस। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, हमारा प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, इसके बीच में जमा कराना है। अगर एक भी दिन लेट हो गया, 1 अप्रैल को हो गया, 1 अप्रैल को जमा कराया है, तो ये 1 अप्रैल 21 की डिडक्शन हमारे ईयर में नहीं मिलेगी, अगले साल मिलेगी, 21-22 में मिलेगी। अपने प्रीवियस ईयर में पैसा जमा कराना है और किसके नाम पर कराना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अपने नाम पर करा सकता हूँ, अपनी वाइफ के नाम पर करा सकता हूँ, अपने बच्चों के नाम पर करा सकता हूँ। फादर मदर के नाम पर नहीं यहाँ करा सकता। अगर फादर मदर के नाम पर कराऊंगा तो मुझे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी इस सेक्शन में। इस सेक्शन की बात कर रहे हैं बेटा। तो थैंक यू वेरी मच।